हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनटोल्ड स्ट्रगल। आज का जो ये वीडियो होगा ये होगा बेसिकली एमएससी का पूरा सिलेबस डिस्कशन के बारे में। चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो चाहे वो सेकेंड ईयर का हो, सेमेस्टर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे और ईयर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। क्रेडिट्स को भी ध्यान में रखते हुए जो है ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन होगा ऑफ इग्नू एमएससी फिजिक्स। सो इग्नू में जो एमएससी फिजिक्स है उसके सिलेबस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली ये वीडियो होगी। आई होप आप जब एंड तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग सिलेबस कि सेकेंड ईयर में, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेरीज ये है कि सेकेंड ईयर में हम कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करें, तो वो सारी चीज़ें जो है आपका जितना भी डाउट्स है वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर का डिस्कशन भी हम करेंगे। लैब्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड होंगे, जो भी जितना भी सिलेबस है एमएससी फिजिक्स का इग्नू का वो सब इसमें इंक्लूड होगा। और मैं कोशिश ये रखूंगी कि आपको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से और बहुत ही क्लियर कट जो है चीज़ें आपको बता सकूं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको 8 सब्जेक्ट्स मिलते हैं और 8 सब्जेक्ट्स में ये सारे ही आपके 8 के 8 जो है ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको एग्जाम देना होता है। रही बात MPHL 9 और 10, तो ये जो है ये लैब का होता है। आप अगर मैं वैसे बताऊं तो फर्स्ट ईयर में MPH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और साथ में MPHL 09 और MPHL 010 जो है ये लैब्स होते हैं। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको 2 लैब्स देने होंगे और 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, जिसमें 2 सेमेस्टर ऑलरेडी इंक्लूड होता है, मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ये वैसे तो सेमेस्टर वाइज आपको सिलेबस देखने मिलता है लेकिन ईयरली ही आप इसको लेके चलेंगे क्योंकि इसमें एग्जाम्स भी जो होते हैं वो ईयरली बेस्ड ही होते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और 2 लैब अटेंड करने हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स आपको आपके रजिस्ट्रेशन से, मतलब आपके एडमिशन से 1 साल होने के बाद जो है आपको एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं। और रही बात लैब्स की MPHL 9 और 10 की, तो ये 9 और 10 जो है ये आप अपने एडमिशन से 6 महीने बाद जो है, मतलब एडमिशन लेने के 6 महीने बाद जो है आप इन लैब्स को कभी भी दे सकते हैं। अभी तो ऐसा होने लगा है कि आपको ईमेल आने लगे हैं इग्नू के रीजनल सेंटर की तरफ से और स्टडी सेंटर की तरफ से कि आप लैब के लिए जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं, तो आप फटाफट आके डेट्स वगैरह और टाइमिंग वगैरह जो है वो ईमेल पे आ जाता है, आपके मेल आईडी पे आ जाता है कि आप इस तरीके से जो है जाके आप लैब आराम से उस पर्टिकुलर जगह पे दे सकते हैं। बट वैसे भी आप किसी और स्टडी सेंटर से भी आप लैब परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि एनओसी वगैरह आप कैसे ले सकते हैं अपने स्टडी सेंटर से। अगर आपको किसी और स्टडी सेंटर में अगर आपको पता चल रहा है कि लैब्स हो रहे हैं और आपके एडमिशन के 6 महीने हो चुके हैं, तो आप किसी और स्टडी सेंटर में भी जाके अपना लैब जो है अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो दे सकते हैं। तो उसके लिए एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको इजीली 1 डे प्रोसेस होता है और आप एक दिन में जाके अपने रीजनल सेंटर से जो है वो निकलवा सकते हैं एनओसी। और वो जाके आप जिस भी पर्टिकुलर स्टडी सेंटर में लैब हो रहा है उसमें जाके वो एनओसी देंगे, तो वो आपका लैब जो है वहाँ पे परफॉर्म करवा देंगे। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होता है, मतलब सेमेस्टर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे ईयरली ही बात करेंगे, तो आपका फर्स्ट ईयर इस तरीके से जो है कंप्लीट होता है। मतलब फर्स्ट ईयर में आपको ये 8 सब्जेक्ट्स और 2 जो है ये लैब, ये आपको देना होता है। एक लैब का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 15 डेज का। तो 14 टू 15 डेज का मतलब 2 हफ्ते का जो है एक लैब होता है। अब ये लैब के लिए, प्रैक्टिकल के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, उसमें सारी डिटेल डिस्कशन करूंगी। अभी हम बात करते हैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर की। अब तो सेकेंड ईयर में जो है अगर देखा जाए तो सेकेंड ईयर में MPHL 11, 12, 13, 14, 15 जो है MPHL 15 जो है वो लेबोरेटरी होता है अगेन। और 16, 17, MPHE 25, MPHE 26, MPHE 27, तो ये इतने सब्जेक्ट्स जो है वो आपको सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं और आपको ऑप्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है ये सारे सब्जेक्ट्स। अब इसमें भी सीन क्या है कि जो इसमें लैब है वो है सिर्फ एक, मतलब सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ एक लैब देना होगा जो कि है MPHL 15। ये एक लैब आपको सेकेंड ईयर में सिर्फ देना होगा
और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सारे के सारे थियोरेटिकल हैं जिसके आपको एग्जाम्स परफॉर्म करने होंगे। अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया सेकेंड ईयर का, उसके 1 साल के बाद आपका ये एग्जाम होगा और लैब वही रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के बाद या तो आप अपने स्टडी सेंटर में देंगे या आसपास के किसी भी स्टडी सेंटर में अगर लैब परफॉर्म कराया जा रहा है MPHL 15, तो आपको अगर पता चल रहा है किसी भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो आप जाके वहाँ पे जो है डायरेक्टली अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अगेन अगर NOC की रिक्वायरमेंट होगी, आप उनसे पहले पूछेंगे या फिर वो आपको बताएंगे। अगर NOC की रिक्वायरमेंट होगी तो आप अपने रीजनल सेंटर में जाके वो NOC जो है वहाँ से आप निकलवा सकते हैं, ले सकते हैं। वो भी वैसे ही प्रोसेस होता है, बहुत ईजी प्रोसेस होता है। आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो आपको NOC जो है वो हाथों हाथ दे देंगे। ये एक और चीज मिस हुआ है कि इसमें जैसे फर्स्ट ईयर में जो MPH 2 और 3 था, ये 2 क्रेडिट का था, मतलब कि 3 घंटे का एग्जाम होता है इनका और 1.5 घंटे का जो है एग्जाम होता है। मतलब 1.5 घंटे में आंसर शीट्स अलग अलग होंगी और क्वेश्चन पेपर जो है वो सेम होगा MPH 2 और 3 का। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये फर्स्ट ईयर की बात रही और ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी जो है 2-2 क्रेडिट का आपको MPH 13 और 14 देखने मिलेगा। तो उसका भी एग्जाम आपको सेकेंड ईयर में वैसे ही देना होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर MPH 13 और 14 इसमें भी सेम होगा कि आपका क्वेश्चन पेपर तो सेम होगा, खाली जो आपका आंसर शीट्स है वो 2 अलग अलग दिए जाएंगे आपको, सेपरेट आंसर शीट्स। अब इसमें भी ये होता है कि जिन बच्चों का जिस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग गई, तो वो वापस से जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही भरते हैं, चाहे वो MPH 2 या फिर 3 के लिए या 13 या 14 के लिए। तो उसमें ये होगा कि क्वेश्चन पेपर में आपको दोनों ही पेपर देखने मिलेंगे एक ही क्वेश्चन पेपर में, बट आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही करके आना होता है, एग्जाम दे के आना होता है, क्योंकि इसका ड्यूरेशन भी 1.5 घंटे का ही होता है, क्योंकि ये 2-2 क्रेडिट्स के ही होते हैं। बाकी जितने सब्जेक्ट्स की मैंने बात करी वो सारे 4 क्रेडिट्स के होते हैं और इसीलिए उन सब के जो एग्जाम्स हैं वो टोटल 2 आवर्स के होते हैं। आई होप मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है इग्नू MSc फिजिक्स का वो प्रॉपर डिस्कस कर दिया है। बाकी इसके साथ साथ अगर कोई और क्वेरी भी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रैक्टिकल कैसे अटेंड करना होता है अगर आप इग्नू से MSc फिजिक्स कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्वेरीज आए हुए हैं रिगार्डिंग प्रैक्टिकल्स। तो प्रैक्टिकल के बारे में बात करूं उससे पहले आप ये समझिए कि ये प्रैक्टिकल जो है ये जैसे कुछ बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं कि मैम पैसों में हो सकता है क्या, कि अगर हमने पैसे दे दिए तो हमारा जो है वो अटेंडेंस लगा देंगे। तो वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। बाकी आई डोंट नो कि कहाँ पे क्या होता है, बट वैसे कुछ आई डोंट थिंक कि ऐसा होता है। तो आपको फिजिकली जो है वहां जाके ही आपको 75% अटेंडेंस कंप्लीट करना होता है। हाँ, एक क्वेरी है बच्चों का कि कोई अदर स्टेट के बच्चे जो है उनका किसी अदर स्टेट में जो है वो प्रैक्टिकल सेंटर पड़ा है, क्योंकि उनके स्टेट में जो है वो स्टडी सेंटर जो है वो लिमिटेड है या फिर है ही नहीं। तो ऐसे केस में आप अपनी प्रॉब्लम अगर बताएंगे, जब आप फर्स्ट डे वहां जाएंगे उस पर्टिकुलर सेंटर पे और आप वहां के आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और वो जेन्युइन प्रॉब्लम लगेगी तो वो हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कहीं रहना पड़ेगा होटल लेके एंड ऑल, कि इतना सारा एक्सपेंसेस जो है आपको खर्चा करना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। बाकी लैब का जो पूरा का पूरा स्टेप्स है वो एक बार मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लेती हूँ। आप फर्स्ट डे जाएंगे लैब अटेंड करने के लिए। फर्स्ट डे आपका सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट होगा। उनके जो पेज है वो अपना एक पेज रखते हैं जिसपे आपका सिग्नेचर और आपका जो एनरोलमेंट नंबर है और आपका जो नाम है वो आप फिजिकली भरेंगे। और उसके बाद जो है जितने बच्चों का उस दिन वो पर्टिकुलर डे में फर्स्ट डे में एनरोलमेंट होता है, सिर्फ उतने ही बच्चे जो है आगे 14-15 दिन के लिए जो है वो उस जगह पे जो है जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो आप अगर ये सोचिए कि हम नेक्स्ट डे चले जाएंगे और नेक्स्ट डे जो है हम अपना नाम एनरोल करा लेंगे, तो वो चीज नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको फर्स्ट डे जो है प्रैक्टिकल का जो फर्स्ट डे होगा उसमें उस जगह पे पहुंचना नेसेसरी है, कंपलसरी है। फर्स्ट डे आप वहां पहुंच जाए, उसके बाद भले ही आप छुट्टी ले लें 1-2 दिन की, और जो भी आपका 75% अटेंडेंस बनेगा 14-15 दिन का, उसके अकॉर्डिंग आप बीच बीच में भी छुट्टी अगर ले लेते हैं तो कोई इशू नहीं है। बट फर्स्ट डे आप बहुत ज्यादा जो है उसको सीरियसली लेके चलें कि फर्स्ट डे आपको उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा।
चाहे आप अपने स्टडी सेंटर में आपके हो रहा हो प्रैक्टिकल या फिर किसी अदर स्टडी सेंटर पे हो रहा हो, फर्स्ट डे आपको ऑन टाइम वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। फर्स्ट डे सिर्फ इतनी चीज़ें होती हैं कि एक तो आपका वो फिज़िकली जो है वो भरवाते हैं वो फॉर्म, और उसके साथ-साथ जो है वो आपको कुछ गाइड करते हैं कि किस तरीके से जो ये प्रैक्टिकल है वो नेक्स्ट 14 डेज़ के लिए हम परफ़ॉर्म करेंगे। वो सारा स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे से जो है पूरा का पूरा जो ये प्रैक्टिकल का तरीका है या फिर जो प्रैक्टिकल्स है वो स्टार्ट नेक्स्ट डे से बेसिकली प्रैक्टिकल जो है आपका स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट सेम जैसे आपने स्कूल में फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा वैसे ही होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उस लैब में। पहले जो लैब असिस्टेंट है वो आपको पहले गाइड करेंगे, बताएंगे कि इसको कैसे किया करना है। फिर जो वहाँ टीचर है वो आपको उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में और डिटेल डिस्कशन करके आपको समझाएंगे। और आपको जब वो बता देंगे लैब असिस्टेंट या फिर वो टीचर दोनों मिलके, तो फिर उसके बाद जो है आप अपनी रीडिंग्स खुद ही ग्रुप बना बना के जो है जैसे हम बचपन में लेते थे वैसे ही ग्रुप बना बना के जो है हम अपनी रीडिंग्स ले लेते हैं रफ पेज पे या फिर रफ कॉपी पे। उसके बाद घर आके आपको वो पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराते हैं कि ये चीज़ आपको जो है वो लैब मैनुअल में छाप लेना है। तो आप घर आके एक लैब मैनुअल परचेज़ करेंगे, वही लैब मैनुअल जो हम बचपन में 11th-12th में जो है जो लैब मैनुअल हम यूज़ करते थे या फिर हमने अपने ग्रेजुएशन में जो यूज़ किया होगा। फिर वो लैब मैनुअल जो है आप घर में उसको फिल करेंगे, वो सारा जो भी एपरेटस रिक्वायर्ड है वो जैसे-जैसे हम 11th-12th में जो हमने लैब्स अटेंड करे हैं, जैसे वो लैब मैनुअल को फिल किया है, वही सारा का सारा जो है प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद स्टेप्स हो गए, रीडिंग्स हो गए, कंक्लूजन हो गया, रिजल्ट हो गया, वो सब हम लिखेंगे वैसे ही। वही लैब मैनुअल वैसा ही होगा कि एक साइड जो है वो लाइनिंग होगी और दूसरे साइड जो है वो ब्लैंक शीट होता है। जैसा आप मतलब किसी भी आप शॉपकीपर को जाके बोलेंगे कि लैब मैनुअल चाहिए, साइंस लैब मैनुअल चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। आई थिंक 20-25 रुपए का आता है वो लैब मैनुअल। फिर ऐसे ही कर करके आपके 11 टू मतलब आप ऐसे लगा लीजिए 11 टू 12 प्रैक्टिकल्स जो है वो पूरे 14 टू 15 डेज में करवाते हैं। वो ऐसे ही रेगुलरली एक-एक प्रैक्टिकल होता जाएगा और आप घर आके आधे से 1 घंटे में जो है उसका रिटन वाला जो भी चीज़ है वो कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बच्चे तो लास्ट डेट से पहले उस लैब मैनुअल को कंप्लीट करते हैं, लेकिन कुछ स्टडी सेंटर्स में नेक्स्ट डे ही वो चेक भी करते हैं टीचर्स, तो इसीलिए घर घर आके हमको वो पूरा का पूरा जो है वो लैब मैनुअल फिल करना होता है, वो एक्सपेरिमेंट उस दिन का फिल करना होता है। तो इस तरीके से जो है ये लैब मैनुअल आपका साइड बाय साइड कंप्लीट होता रहेगा और ऐसे ही आप रेगुलरली जाएँगे, जो भी उनका ड्यूरेशन है, चाहे वो 10 बजे से 5 बजे का है, चाहे वो सिर्फ़ 2 बजे से 5 बजे का है, जो भी उनका टाइमिंग है। हर एक स्टडी सेंटर का अलग टाइमिंग होता है, तो आप उस टाइम के अकॉर्डिंग रेगुलरली जाएँगे। आपको वो सिखाएँगे कि ऐसे-ऐसे इसको यूज़ करना है और ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट है और आपको लिटरली मज़ा आएगा, वहाँ अच्छा लगेगा क्योंकि और भी स्टूडेंट्स होते हैं और आपको बहुत जेनुइनली बहुत अच्छा फ़ील होगा कि आप लैब में जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल वैसे ही अटेंड करते हैं, जैसे आपने 11th-12th में किया होगा। उसके बाद आप घर आके वापस फिर से जो है वो लैब मैनुअल को फिल करेंगे और ऐसे ही 11 टू 12 प्रैक्टिकल्स जो है आपके लैब मैनुअल के कंप्लीट हो जाते हैं। फिर जो भी लास्ट डे बचेगा मतलब 12 टू 13 डे में 12वें या 13वें दिन वो आपको ये बता देंगे कि इसमें से ये लिमिटेड वो बता भी देते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आने की संभावना है। 3 से 4 एक्सपेरिमेंट वो आपको बता देंगे कि इनमें से जो है कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको करना होगा। तो होता ये है कि आप 11-12 प्रैक्टिकल आपने लैब मैनुअल में लिख तो लिया है, लेकिन आपको सिर्फ़ 3 से 4 जो है वो अच्छे से करना है और उसमें भी थोड़ी बहुत छूट होती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि स्ट्रिक्टली ही आपको वैसे ही करना है। आप जो एग्ज़ामिनेशन वाला डे होता है, उस दिन भी कंपल्सरी होता है। मतलब फर्स्ट डे और लास्ट डे तो आपको जाना ही जाना है। बीच में आप कभी भी स्किप कर सकते हैं। 75% अटेंडेंस बनाने के अकॉर्डिंग आपको जितने भी डेज़ जब भी आपको बीच में मिस करना है, आप कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो है जो लास्ट डे होता है उस दिन आप जाते हैं लैब मैनुअल वो सबमिट कर लेंगे। आपको आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बता दिया जाएगा और आप उस एक्सपेरिमेंट को परफ़ॉर्म करेंगे, रीडिंग्स वग़ैरह लेंगे और वो जो है एक आंसर शीट भी आपको देंगे जिस आंसर शीट पे जो है आप पूरी रीडिंग्स, पूरा एम, कंक्लूजन, एपरेटस रिक्वायर्ड वो सारी चीज़ें जो है आप लिखेंगे। उसके बाद जो है जो भी लैब मैनुअल है वो जो वहाँ के टीचर्स हैं वो सबमिट कर लेते हैं आपके और आपसे उस दिन होगा वाइवा वॉइस जिसमें आपसे 2 से 3 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएँगे, वो भी उन्हीं एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंट आप उस दिन कर रहे होंगे, सिर्फ़ उसी एक्सपेरिमेंट में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएँगे।
रेगुलर भी ये वाइवा वॉइस होता है, बट रेगुलरली में ये होता है कि कभी-कभी आप ये देखेंगे कि कभी-कभी तो टीचर्स सभी को बुला के कराते हैं, अदरवाइज़ एक जनरल वाइवा वॉइस हो जाता है कि आपको बता रहे हैं टीचर और फिर उसी में से जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप में से जितने भी 25-30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कोई भी आंसर कर सकते हैं। तो वो वैसा कुछ नहीं होता कि इतना स्ट्रिक्टली होता है लैब कि परेशान हो जाएँ आप। आपको मज़ा आएगा वो करने में, लैब परफ़ॉर्म करने में। और इस तरीके से जो है आपका लैब खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से एमपीएचएल 9 और 10 जो कि फर्स्ट ईयर का है, वो आप करेंगे, वो लैब आप परफॉर्म करें। एमपीएचएल 9 और 10 जो कि फर्स्ट ईयर का है, वो आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे वो लैब। वो आपके 15 डेज अगर आप लगा लें तो 30 डेज का होगा। कई बारी लगातार भी हो जाता है, एक खत्म होते ही दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, या कई बारी आपको एक देने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ जाता है 2-4 मंथ का, और उसके बाद जो है एमपीएचएल 10 जो है वो स्टार्ट होता है। तो कई बारी वो डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे कि आपका क्या किस्मत है कि कभी आप लगातार ही लैब परफॉर्म कर लेते हो और कभी आपको वेट करना पड़ जाता है। एक और चीज़, अगर लैब बीच में छूट जाए, मतलब अगर किसी का 75% अटेंडेंस जो है कंप्लीट नहीं हुआ और वो 2-4 दिन गए हैं, उसके बाद जो वो जा नहीं पाए किसी भी कारणवश, तो क्या वो एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएँगे? तो देखिए, इसका सीधा-सा आंसर ये है कि नहीं, नहीं कर पाएँगे, वो फेल कर देते हैं, क्योंकि फिज़िकली अटेंडेंस लगाना वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है। भले ही आप 1 घंटा रह के लैब में और आप उनसे अपनी प्रॉब्लम बता के आप वहाँ से निकल आइए, आप पूरे टाइम मत रहिए, आप 2-3 घंटे मत रहिए वहाँ लैब में। आप जाइए, आप अपना अटेंडेंस लगाइए, आप आधे से 1 घंटा वहाँ पे रहिए और आप वहाँ से निकल जाइए। उसके लिए छूट है, बट अगर आप जाएँगे ही नहीं तो फिर उसके लिए कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो उस केस में आपको फेल कर दिया जाता है और आपको दोबारा से जो है वो लैब परफ़ॉर्म करना पड़ता है। तो ऐसे एमपीएचएल 9 और 10 हो गया फर्स्ट ईयर का, और एमपीएचएल 15 जो कि सेकंड ईयर में करना है हमें, वो हो गया। एक और चीज़ याद रखिए कि लैब तभी परफ़ॉर्म करें जब आपके रजिस्ट्रेशन के 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हों तब, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद ही ध्यान रखना है। बाद में क्या होगा कि फिर इसके जो नंबर्स हैं वो चढ़ेंगे नहीं, वो वेबसाइट पे आपको शो होंगे नहीं और उसके लिए आपको बहुत दौड़-भाग करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ कि लैब जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप एन्जॉय करेंगे लैब लैब परफ़ॉर्म करने में भी। और हाँ, टोटल इस कोर्स में जो है आप ये लगा के चलिए 45 डेज़ का तो लैब होना ही होना है। अब जो भी जैसी भी प्रॉब्लम है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना सॉल्यूशन खोजेंगे कि किस तरीके से जो है आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक लैब ही टफ़ेस्ट पार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अदर जॉब में भी होते हो और आपके पास जो टाइमिंग है वो लिमिटेड होता है। तो सिर्फ़ एक ये लैब वाला ही है जो आपको थोड़ा-सा जो है आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, थोड़ा-सा आपको इसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। टाइम वग़ैरह जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम्स भी मैनेजेबल होता है, अगर इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम। और लैब जो है वो भी मल्टीपल लैब्स होते रहते हैं। आपको खाली थोड़ा-सा एक्टिव ये रहना है कि कहाँ पे किस वक़्त लैब हो रहा है और आपकी टाइमिंग जो है किस वक़्त के लैब में, कौन से लैब में जो है फ़िक्स हो रही है या सूटेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने लैब को परफ़ॉर्म करें। बाकी यही सारी बातें थी एमएससी फिज़िक्स के सिलेबस के रिगार्डिंग। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में क्लियर कर दी है। जब भी आप सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन कराएँ तो वो सारे जो सब्जेक्ट्स मैंने अभी डिस्कस करे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स आप ज़रूर ध्यान में रखें और इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप ऑप्ट करें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ही जो है बेसिकली आपको सेकंड ईयर में पढ़ने मिलेंगे। लैब्स की बात करें तो वो 3 लैब्स हैं। आप फर्स्ट ईयर वाले लैब जो है जब सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रू आउट द कोर्स आप ये लैब्स परफ़ॉर्म कर सकते हो। पूरे 2 साल में ये 45 डेज़ का जो लैब है, ये आप तोड़-तोड़ के कभी भी परफ़ॉर्म कर सकते हो, बशर्ते आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 मंथ हो चुका हो, उसके बाद ही आप लैब परफ़ॉर्म कर पाएँगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी डाउट्स, क्वेरीज़ के साथ, और अगर कोई और प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट के थ्रू या फिर मेरे ईमेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मुझे पर्सनली डीएम करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बाकी किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में है, वहाँ से मुझे डीएम कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे बता सकते हैं। आई होप मैंने बहुत हद तक चीज़ें जो है इस वीडियो में क्लियर कर दी है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।